स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। खबर आयकर विभाग की रेड से जुड़ी अपडेट की है। देखिए, दूसरा दिन है आज आयकर विभाग की छापामार कार्रवाई का, और दूसरे दिन भारी अघोषित आय का खुलासा हुआ है, यानी वो इनकम जिसे दिखाया नहीं गया। अघोषित इनकम का खुलासा हुआ है। 250 करोड़ से ज्यादा की अघोषित इनकम का खुलासा हुआ है। साथ ही कई अघोषित प्रॉपर्टी के पेपर्स भी कार्रवाई के दौरान मिले हैं, जब्त कर लिए गए। ईंट भट्टा कारोबारियों के 100 करोड़ के दस्तावेज जब्त हैं। ईंट भट्टा कारोबारी के हुंडी के कारोबार का खुलासा हुआ है। बड़े पैमाने पर नकदी लेन देन के भी दस्तावेज मिले हैं, प्रमाण मिले हैं। इलेक्ट्रिक स्विच गियर ग्रुप पर रेड जारी है। ग्रुप के 150 करोड़ की संपत्तियों के दस्तावेज जब्त किए गए। होटल रियल एस्टेट में निवेश के दस्तावेज हैं। विदेशों में कारोबार के दस्तावेज भी हैं जिन्हें जब्त किया गया है। सभी ठिकानों पर आईटी की, आयकर विभाग की रेड, छापामार कार्रवाई जारी है। अब तक 50 लाख से ज्यादा की नकदी जब्त की गई है। बड़े पैमाने पर ज्वेलरी भी जब्त की गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी राकेश शर्मा से। राकेश, क्या अपडेट्स हैं? बिल्कुल, देखिए स्वप्निल, जिस तरह की जो ये कार्रवाई चल रही है और इसमें जो तथ्य सामने आ रहे हैं, नारायणी ईंट के नाम से ये ईंट बनाते थे। ईंट का कारोबार अब तक इन्होंने अपने इनकम टैक्स रिटर्न में दर्शाया है, लेकिन जब छापे की कार्रवाई हुई है तो बहुत बड़े पैमाने पर हुंडी के कारोबार का खुलासा हुआ है। नगद लेन देन बहुत बड़े पैमाने पर पाई गई है, जिसमें बेनामी संपत्तियां इन्होंने खरीदी हैं। रियल एस्टेट में इनका जो बहुत बड़े पैमाने पर निवेश भी सामने आया है। जो दस्तावेज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जब्त किए हैं और अभी उनकी जांच चल रही है, क्योंकि जो हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव है, इनकी जांच होना अभी बाकी है। तो अभी प्राइमा फेसी पहले दिन ही 100 करोड़ से ज्यादा के दस्तावेज नारायणी ईंट भंडार वाले के यहाँ मिले हैं। अभी और दस्तावेजों की जांच होगी तो निश्चित तौर पर यह आंकड़ा और बढ़ेगा। वहीं जो वीटो इलेक्ट्रिक पावर जो ग्रुप है जो इस ग्रुप पर भी आयकर विभाग की छापे की कार्रवाई जारी है। देश विदेशों में इनका कारोबार मिला है। होटल समूह पर कारोबार मिला है। करीब 150 करोड़ से ज्यादा के दस्तावेज इनके यहाँ से जब्त कर लिए गए हैं। और ये दुबई कनेक्शन क्या है? बिल्कुल, जो है इनके यहाँ से कैश और ज्वेलरी मिली है भारी मात्रा में। तो ज्वेलरी की वैल्यूएशन के लिए भी ज्वेलर्स को बुलाया गया है। ज्वेलरी की वैल्यूएशन की जा रही है। कैश को गिनने के लिए मशीनें लगाई जाएंगी। तो अभी चूंकि ये 5 से 6 दिन ये जो दस्तावेज हैं इनकी जांच में लगेंगे, तो ये अघोषित आय और भी ज्यादा हो सकती है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और रोडवेज से जुड़ी बड़ी खबर है। 552 कंडक्टर की नौकरी सुरक्षित। हाईकोर्ट में रोडवेज की अपील खारिज हुई है। 2010 में कंडक्टर्स की भर्ती हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद रोडवेज ने परिणाम संशोधित किया था, जिसमें ये 552 परिचालक बाहर हो गए थे। वहीं 461 नए परिचालकों का चयन हुआ था। सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ रोडवेज ने अपील की थी। रोडवेज की ओर से अधिवक्ता विनायक जोशी ने कहा, हमने 461 में से भी 257 को नियुक्तियां दी है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी सचिन से। सचिन, पूरी खबर। बड़ी खबर उन 552 कंडक्टरों के लिए है जो तकरीबन 10 से 12 साल हो चुके हैं, जो लगातार रोडवेज के अंदर नौकरी कर रहे हैं। उनके लिए बड़ी खबर है, राहत की खबर है, क्योंकि सिंगल बेंच इनको पहले ही इनकी नौकरी सुरक्षित कर चुकी थी। लेकिन रोडवेज ने अपील दायर कर दी थी, ये कहते हुए कि जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें 461 नए लोगों को लेना है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और 943 टोटल पोस्टें हैं। ऐसे में अगर 552 को रखा जाता है और 461 नयों को लेकर लिया जाता है, तो जो विज्ञप्ति थी 943 जो भर्ती निकाली गई थी 2010 के अंदर, उससे ज्यादा हम पद ले नहीं सकते। तो ऐसे में हमको 552 जो परिचालक उनको हटाना होगा। लेकिन कोर्ट ने रोडवेज की अपील को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि जो लोग 10 साल से नौकरी कर रहे हैं उनका इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। अगर परिणाम संशोधित हुआ है तो उसमें भी रोडवेज की काफी गलतियां रही थी। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट को परिणाम संशोधित करने के आदेश देने पड़े। और 10 साल से जो नौकरी कर रहे हैं तो ऐसे में उनको किसी भी सूरत में हटाया नहीं जा सकता है। ये कहते हुए रोडवेज की अपील को खारिज कर दिया है। हालांकि रोडवेज की ओर से कहा गया है कि 461 में से भी 257 लोगों को उन्होंने नौकरी दे दी, और बाकी जो लोग हैं, क्योंकि भर्ती 10 साल पुरानी थी, ऐसे में जो बाकी लोग हैं वो आवेदन करने के लिए नहीं आए। उन्होंने अखबार में विज्ञप्ति भी दी थी। तो आज जो हाईकोर्ट का आदेश है उससे 552 लोगों की नौकरी तो सुरक्षित हुई है। साथ ही जो लंबे समय से जो मैटर चल रहा है, करीबन 11 से 12 साल तक जो लिटिगेशन था, वो एक बड़ा लिटिगेशन भी यहाँ पे खत्म हो गया है। सुप्रीम कोर्ट तक पूरा मामला गया था। लगातार
अगर 552 कर्मचारी हटा दिया जाता किसी भी तरीके से तो ये मामला फिर सुप्रीम कोर्ट जाता। तो जो लंबे समय से जो लिटिगेशन था वो एक लिटिगेशन भी आज इस फैसले के साथ समाप्त हो गया। इसका मतलब यह है कि जिन लोगों को ज्वाइन करवा लिया गया था वो अपनी ड्यूटी पर बने रहेंगे और इसके अलावा हो सकता है जो बचे हुए लोग हों और अब भी इंतजार कर रहे हैं उसको सुलझने का, उन्हें ज्वाइन करवाया जाएगा। देखिए स्वप्निल, हाई कोर्ट में जो रोडवेज की ओर से यही कहा गया है कि जो 461 लोग थे उन 461 लोगों की उन्होंने विज्ञप्ति दोबारा निकाल दी थी, आवेदन मांग लिए थे, उनमें से केवल 257 लोग ही आए रोडवेज के पास में और उन 257 लोगों को भी रोडवेज ने नौकरी दे दी है। और रोडवेज का कहना है कि अब अगर कोई आता है, क्योंकि वो विज्ञप्ति निकाल चुके हैं, अखबार में विज्ञापन दे चुके हैं कि जो 461 जिनका रिवाइज रिजल्ट आया है, जो चयनित हुए थे उसमें से भी 257 को रोडवेज नौकरी दे दी है। तो अब जो कोई नया आने वाला है उसके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन एक लिटिगेशन जो लंबे समय से चला आ रहा था, जो तलवार लटकी हुई थी इन 552 कर्मचारियों पर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से 461 को तो लेना ही था और अगर 461 को सभी को ले लेते हैं तो जो 552 और 461 को मिला के 1000 से ज्यादा संख्या चली जाती, जबकि विज्ञप्ति 943 लोगों की थी। तो ऐसे में से 552 में से लोगों को हटाना पड़ता, लेकिन अब हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है क्योंकि गलती रोडवेज की थी, इसी वजह से परिणाम संशोधित हुआ है। उन लोगों की कोई गलती नहीं है जो कि उस समय मेरिट में आए थे, 10 साल से लगातार नौकरी कर रहे हैं। 10 साल से अगर कोई आपके यहाँ नौकरी कर रहा है उसको आप इस तरह से हटा नहीं सकते। कोर्ट ने साफ कर दिया है और रोडवेज ने भी कह दिया है कि 461 में से जिनको नौकरी देनी थी हमने दे दी है और अब लिटिगेशन रोडवेज ने भी आगे चलाने से मना कर दिया है। तो एक बड़ा लिटिगेशन समाप्त हो गया। 11 साल से लगातार कोई केस चल रहा हो, 11 साल। तो शुक्रिया सचिन तमाम जानकारी के लिए। और बड़ी खबर में अब जानिए नगरीय निकाय उपचुनाव के नतीजे। 5 वार्डों में कांग्रेस को जीत मिली है, 4 वार्डों में बीजेपी को जीत मिली है और 2 वार्डों में निर्दलियों ने कब्जा जमाया है। नगरीय निकाय उपचुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। 5 वार्ड हाथ के कब्जे में है, 4 वार्डों में कमल खिला है और 2 वार्डों में निर्दलियों का कब्जा रहा है। और साथ ही पंचायती राज चुनाव के 4 जिलों में जो नतीजे रहे, देखिए माफ कीजिएगा से जुड़ी ये बड़ी खबर है। जिला प्रमुख के लिए मतदान शुरू हो चुका है। करौली में कांग्रेस का जिला प्रमुख बनना तय है। 12 में बीजेपी और कांग्रेस में टक्कर देखी जा रही है। श्रीगंगानगर में कविता और कुलदीप में मुकाबला है। कोटा में बीजेपी के मुकेश मेघवाल पर बीजेपी ने दांव चला है। और चलिए अब रफ्तार से देखते हैं खबरें। पंजाब के लुधियाना में कोर्ट में ब्लास्ट से हड़कंप मचा। धमाका कोर्ट की तीसरी मंजिल पर हुआ, दीवार ढह गई। बताया जा रहा है 2 लोगों की मौत हुई है, 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। धमाके से कोर्ट की पूरी इमारत हिल गई। इमारत की खिड़कियों के शीशे चटक गए। पार्किंग में खड़ी कारें क्षतिग्रस्त हो गई। वकीलों की हड़ताल के चलते आज कोर्ट में भीड़ कम थी। धमाका पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के लुधियाना पहुंचने से कुछ देर पहले ही हुआ। सूत्रों की माने तो यह फिदायीन हमला हो सकता है, हालांकि आधिकारिक बयान नहीं आया है। पीएम मोदी ने वाराणसी के करखियाओं में 870 करोड़ रुपए की लागत से तैयार 22 प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण किया। करीब 1225 करोड़ रुपए की 5 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने 1,70,000 पशुपालकों के बैंक खाते में कुल 35 करोड़ 19 लाख रुपए बोनस ट्रांसफर किए। पीएम ने कहा, गाय कुछ लोगों के लिए गुनाह हो सकती है, हमारे लिए माता है, पूजनीय है। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच पीएम मोदी ने आज कोविड-19 समीक्षा बैठक बुलाई है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए अब तक 250 मामलों का पता चला है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने चेतावनी दी है, ओमिक्रॉन 3 गुना तेजी से फैलता है। केंद्र ने सभी राज्यों को तीसरी लहर रोकने के लिए चिट्ठी लिखी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, शादियों और अंतिम संस्कार में लोगों की संख्या कम की जाए, साथ ही बड़ी सभाओं में सख्त नियम लागू करने की सलाह दी गई। दिल्ली में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा 57 केस आए। महाराष्ट्र में 54, तेलंगाना में 24, कर्नाटक में 19, राजस्थान में 18, केरल में 15, गुजरात में 14 केसेस दर्ज किए गए। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 7,495 नए केस आए। 6,960 रिकवरी हुई, 434 लोगों की मौत हुई। तमिलनाडु में ओमिक्रॉन के 33 नए केसेस आए। कोरोना वायरस पॉजिटिव इन सभी लोगों के नमूने जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए थे। ब्रिटेन में बीते 24 घंटे में कोरोना के
1,06,122 नए केसेस आए। पहली बार आंकड़ा 1 लाख से ज्यादा दर्ज हुआ है। प्रियंका गांधी के बच्चों के इंस्टाग्राम अकाउंट हैक किए जाने के आरोपों को जांच एजेंसी ने खारिज किया। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने शुरुआती जांच के बाद कहा, इंस्टाग्राम अकाउंट हैक नहीं किए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सांसद शशि थरूर ने अजीबोगरीब बयान दिया। उन्होंने सदन की कार्यवाही में व्यवधान नहीं डालने की वकालत करते हुए कहा कि कुछ हद तक विपक्ष खुद के हाशिए पर जाने के लिए खुद जिम्मेदार है। उत्तराखंड में चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सोशल मीडिया पोस्ट में कांग्रेस को अलविदा कहने के संकेत दिए। वो काम में हस्तक्षेप से आहत दिखे। पंजाब में कांग्रेस छोड़ने वाले पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उन पर करारा तंज कसा है। हरीश रावत ने कांग्रेस को बड़ी नसीहत दी। कहा, अगर कांग्रेस केंद्र की सत्ता में वापसी चाहती है तो उसे भी अपने क्षेत्रीय नेताओं को मजबूत करने की बीजेपी की तकनीक अपनानी होगी। हरीश रावत को दिल्ली तलब कर लिया गया। हरीश रावत शुक्रवार को दिल्ली पहुंचेंगे। वो कांग्रेस आला कमान से मुलाकात करेंगे। अलवर नगर परिषद के वार्ड नंबर 24 में हुए उपचुनाव का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। बीजेपी ने जीत हासिल की। राजसमंद जिले की नाथद्वारा नगर पालिका के वार्ड 24 के उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी विनोद जैन विजयी हुए। यूपी में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जल्द जारी होने वाली है। कांग्रेस पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने कहा, लिस्ट में महिलाओं को उचित स्थान दिया जाएगा। जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने चित्तौड़गढ़ के घुसुंडा बांध का निरीक्षण किया। कलेक्टर ताराचंद मीणा और जल संसाधन विभाग के अधीक्षण अभियंता भी मौजूद हैं। सादुलपुर पंचायत समिति पद के लिए उपचुनाव में मतगणना रुक गई है। एक मशीन के खराब होने से मतगणना को रोका गया। जयपुर में दूसरे दिन भी छापेमारी जारी है। होटल और इलेक्ट्रॉनिक्स कारोबारियों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की। जोधपुर में कैदी को गोली मारने का लाइव वीडियो सामने आया। घटना 18 दिसंबर की है, जब जिले के रातानाड़ा में अपराधियों ने पुलिस कस्टडी में ही एक कैदी की गोली मारकर हत्या कर दी। शराब माफिया के खिलाफ आवाज उठाने वाले बाड़मेर के आरटीआई एक्टिविस्ट अमरा राम की हालत खतरे से बाहर है। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर कर्मचारियों ने जालोर, सांचौर, भीनमाल समेत सभी उपखंड मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया। वांटेड जोगाराम 2 थानों की पुलिस की घेराबंदी तोड़ फरार हो गया। जालोर के भीनमाल के पास पुनासा गांव में 2 थानों की पुलिस ने हिस्ट्री शीटर जोगाराम को गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन स्कॉर्पियो चला रहे जोगाराम ने फायरिंग की। कोटा की रामगंज मंडी थाना पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। चोरी की 13 मोटरसाइकिलें बरामद की। भरतपुर की रूपवास थाना पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया। बाड़मेर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। आरटीआई कार्यकर्ता पर हमला हुआ था। इस मामले में बड़ा एक्शन सामने आया है। न्यूज 18 द्वारा इस खबर को प्रसारित किए जाने के बाद 4 आरोपी हैं जिन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इन सभी से पुलिस पूछताछ कर रही है। बता दें कि खबर न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाई थी, जिसके बाद यह बड़ा एक्शन सामने आया। 4 आरोपी हिरासत में लिए गए। देखिए, हैदराबाद में इन्वेस्ट राजस्थान रोड शो आज हुआ है। मरुधरा में निवेश को पंख लग सकते हैं। प्रदेश के 3 मंत्रियों ने इसमें शिरकत की है। अब देखिए, संभावनाएं तो अपार हैं। कितना निवेश आकर्षित हो सकता है, इस पर निगाह जरूर लगी हुई है। और ये तस्वीरें हैं, आप इस समिट की अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सहयोगी हेमंत इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। देखिए, जगह जगह से निवेश खंगाला जा रहा है। हेमंत, क्या खुशखबरियां निकल सकती हैं हैदराबाद से राजस्थान के लिए?
बिल्कुल अभिषेक, और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि एक भव्य आयोजन की तरफ राजस्थान सरकार जनवरी के महीने में जा रही है, जहां पर राजस्थान इन्वेस्ट समिट सबसे बड़ा आयोजन जयपुर में होगा। उससे पहले वर्चुअली तरीके से रोड शो, और आज इसी को लेकर के हैदराबाद के हाईटेक सिटी में मेरे साथ इस वक्त दो मंत्री हैं राजस्थान सरकार के, जिसमें सुभाष गर्ग हैं तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री, और साथ ही साथ मेरे साथ प्रदेश की उद्योग मंत्री हैं शकुंतला रावत जी। सीधे हम उन्हीं से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। शकुंतला जी, आज कैसे देख पा रही हैं इस इवेंट को, और कितना आपको लगता है कि भविष्य को लेकर राजस्थान के अंदर अपार निवेश आ रहा है? हाँ, आप देख रहे हैं कि आज जो हैदराबाद में इन्वेस्ट राजस्थान का जो प्रोग्राम है, और जो राजस्थान सरकार की, राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय की जो सोच है, जो विजन है, एक विकास की सोच है, और एक उद्यमियों के लिए जो योजनाएं नई नई बनाई गई हैं सरकार की तरफ से, चाहे रिप्स की योजना हो जिसमें कि 3 वर्ष तक उससे कोई किसी तरीके की जांच, परीक्षण, निरीक्षण नहीं होगा, और वन स्टॉप शॉप की आपको सभी जगह ऑफिस में चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, एक ही छत के नीचे आपको सारे डिपार्टमेंट की सुविधाएं अवेलेबल हो जाएंगी। और जो कि लघु और कुटीर उद्योग धंधे हैं, 2019 की नीति जो बनाई गई है उसमें कि जो भी राजस्थान में हमारा निवेशक उद्यमी जो आएगा, इन्वेस्टर्स, उसके लिए है कि जो इन्वेस्ट करेगा 25 लाख तक राशि खर्च करने पर उसे 8% ब्याज अनुदान राशि सरकार की तरफ से दे होगी। जो 5 करोड़ तक का करेगा उसे 6% राशि ब्याज अनुदान राशि दे होगी। जो 10 करोड़ तक करेगा उसे 5% ब्याज राशि अनुदान दे होगी। तो इस तरीके से ये एक, और हस्तकरघा और हस्तशिल्प के लिए जो निदेशालय बनाए जा रहे हैं कि जो राजस्थान के जो पारंपरिक धंधे हैं, कढ़ाई है, कोटा डोरिया है, छपाई है, रंगाई है, चाहे बगरू प्रिंट है, भीलवाड़ा का टेक्सटाइल्स है, कोटा डोरिया है, तो इस तरीके की जो ये कला है वहाँ की, उसको सृजन करने के लिए जो छोटे छोटे युवा कोई अपना उद्योग धंधा करना चाहता है तो उसे इस तरीके की सुविधाएं सरकार की तरफ से दी जा रही हैं। इन सुविधाओं को देख करके ही आकर्षित हो रहे हैं, पूरे देश से ही नहीं, अदर कंट्रीज भी लोग आ रहे हैं, चाहे दुबई में हुआ हो, चाहे अमेरिका के साथ में हुआ हो, वर्चुअल हुआ और दुबई में जा कर के हुआ था। तो और अभी हम चाहे दिल्ली गए हों, मुंबई गए हों, बेंगलोर गए हों, तो सभी जगह जा रहे हैं, कलकत्ता है, और आज हैदराबाद में था, तो काफ़ी इन्वेस्टर्स हमारे। आज अगर हैदराबाद की बात करें शकुंतला जी, तो यहाँ पर कितना आज निवेश MOU को लेकर के बात आगे बढ़ी और कितने MOU हुए हैं? लगभग 40,000 करोड़ से ऊपर के MOUs हैदराबाद में साइन हुए हैं, और भी लोग अभी हमसे मिले हैं, 1 to 1 मंत्री जी से मिले, सुभाष गर्ग जी यहाँ पर उपस्थित हैं, रामलाल जाट जी राजस्थान मंत्री यहाँ पर उपस्थित हैं। तो ये दोनों ही मंत्री अपने अपने क्षेत्र में भी, जैसे IT के क्षेत्र में सुभाष जी मंत्री महोदय करेंगे, और राजस्व की जो भी ज़मीनों का कोई भी मैटर होगा तो हमारे मंत्री महोदय डिपार्टमेंट करेंगे इनका। तो आज 40,000 करोड़ के लगभग का यहाँ पर MOU साइन हुआ है, और भी लोग हमारे से बात कर रहे हैं, और भी आगे ये संख्या बढ़ेगी। और राजस्थान में आप देखेंगे कि 24 और 25 जनवरी को जब समिट राजस्थान होगा तो उसमें धरातल पे उतरेगा, अधिक से अधिक उसमें इनोग्रेशन होंगे, जिन्होंने अपनी वहाँ पर ज़मीनें खरीद ली हैं, अपना पूरा स्ट्रक्चर खड़ा कर लिया है, तो उनका आप देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ उद्घाटन होंगे। और राजस्थान एक प्राकृतिक सौंदर्य और पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही शुद्ध वातावरण है, भौगोलिक दृष्टि से अलग अलग क्षेत्र है, तो इसलिए भी वहाँ के लिए बहुत सारे जो निवेशक हैं वो वहाँ के लिए आकर्षित हो रहे हैं, बहुत लोग अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं। लेकिन शकुंतला जी, चुनौतियाँ भी बहुत हैं। सुभाष गर्ग जी हमारे साथ हैं। सुभाष जी, आज अगर आप देखें यहाँ पर, और ये जो पूरा आयोजन जो है वो निवेशकों को लेकर के, तो इसमें IT और आयुर्वेद जैसे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट हैं आपके पास, कैसे भूमिका आप देख पा रहे हैं, और कैसे आगे आने वाले दिनों में निवेश को लेकर के हब बनाने के बाद जो सरकार कर रही है वो साकार होगी? देखिए, दिसंबर 2018 में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार कांग्रेस की बनी थी, और 2019 में ही रिप्स पॉलिसी सरकार ने बना दी थी मुख्यमंत्री जी की पहल पर। और वो रिप्स पॉलिसी जो 2019, उसके बाद MSME एक्ट जो पास किया, इसके अलावा हमारे मेडी टूरिज्म की पॉलिसी है, टूरिस्ट पॉलिसी है, ये सारी डिक्लेयर की गई। और उसमें जो प्रावधान किए गए हैं कि राजस्थान जो एक इमर्जिंग स्टेट है आज की तारीख में, और उभरता हुआ राजस्थान है,
जो प्रत्येक क्षेत्र में केवल हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हमारी ट्रेडिशनल थी, जो है ये जो सांगानेरी प्रिंट का मामला है, कोटा डोरिया का है, ये हमारी ट्रेडिशनल थी, आर्ट एंड हैंडीक्राफ्ट और ये सारा। लेकिन अब जो इमर्जिंग एरिया जो थ्रस्ट आइडेंटिफाई किए हैं सरकार ने, उसमें हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एंड प्रोसेसिंग का यूनिट है, इधर आईटीज़ का सेज के मामले हैं, इसी तरह से टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दे रहे हैं, टूरिज्म को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं, सोलर एनर्जी के रूप में तो देश और दुनिया का सबसे बड़ा हब सोलर एनर्जी पार्क बन रहा है। 14,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट पूरे उसमें हो रहा है। तो उसको लेकर के जो माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है कि इस राजस्थान को बदलना है, तो ये राजस्थान जो हम बदल रहे हैं वो अपनी नीतियों के माध्यम से, कार्यक्रमों के माध्यम से, और जो इन्वेस्टर्स को हम जो मोटिवेट कर रहे हैं, बहुत सारी सब्सिडीज देना, कैपिटल सब्सिडीज देना, इंटरेस्ट सब्सिडी देना, लैंड बैंक आइडेंटिफाई करके उनको लैंड उपलब्ध करा के एमओयू साइन कर रहे हैं। ये बड़ा अंतर है इस बार, एलओआई हो रहे हैं और एमओयू हो रहे हैं। तो एमओआई जैसे कि हमारी माननीय मंत्री शकुंतला जी ने बताया, लगभग 40,000 करोड़ रुपए के एमओयू यहाँ साइन किए गए हैं। कलकत्ता भी हुए हैं, दिल्ली हुए हैं, बेंगलोर गए, मैं भी गया था मैडम के साथ, मेरे को भी जाने का मौका मिला, बेंगलोर भी हुए हैं। तो मुझे लगता है आने वाला जो दिन है 24 और 25 जनवरी को जो इन्वेस्टमेंट समिट हो रही है, और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी खुद उसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं, फॉलोअप कर रहे हैं, अधिकारियों से फीडबैक लेना, मंत्रियों से फीडबैक लेना, इन्वेस्टर से मिलना, बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट हाउसेज जयपुर आ रहे हैं उनको वो चाय पे इनवाइट करते हैं, डिस्कस करते हैं आपकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को तुरंत समाधान किया जाता है। और उसी उसमें हम सारी सरकार और हमारे अधिकारी इसी उसमें लगे हुए हैं कि राजस्थान को आने वाले समय में एक न्यू डेस्टिनेशन हब फॉर द इन्वेस्टमेंट इन एवरी एरिया ऑफ इकोनॉमी जो एक है वो उसको कर रहे हैं, और मैं समझता हूं इसके परिणाम मिलेंगे। और सोलर के एनर्जी के संबंध में बताना चाहूँगा, राजस्थान आज सरप्लस स्टेट है। पहले हमारा बिजली का संकट होता था, आज बिजली का संकट नहीं है, हमारे किसान लोग जो है बिल्कुल खुश हैं। तो एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर, मेडिकल फार्मा का सेक्टर, आईटी का सेक्टर, इन सब, और एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग फूड प्रोडक्ट का सेक्टर, इसी तरह से टेक्सटाइल हब बनाना, आईटी के हब बनाना, और फिनटेक के क्षेत्र में हम फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, उसमें हम एक यूनिवर्सिटी 400 करोड़ की लागत से जोधपुर में बन रहा है, और वो वर्ल्ड की एक अपनी एक अनूठी यूनिवर्सिटी होगी, जहाँ मतलब क्लाउडिंग पे काम होगा, जहाँ लर्निंग ऑफ मशीन्स पे काम होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पे काम होगा, मतलब जो भी न्यू जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ा काम होगा, वो हमारी पाइपलाइन में, और आने वाले सत्र में माननीय मुख्यमंत्री उसका विधेयक जो है करेंगे। तो ये जो न्यू एरिया हैं इंडस्ट्रीज के, आईटी के, नॉलेज सोसाइटी बनाने के, वो राजस्थान में बन रहा है, बढ़ रहा है, और वो इकोनॉमी जो हमारी है वो अग्रसर है एक डेवलप्ड स्टेट की श्रेणी में आने के पॉइंट से। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह के प्रयास हम लोग कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में, इसके परिणाम बहुत अच्छे मिलेंगे, और आप देखेंगे कि आने वाले कुछ वर्षों में राजस्थान आपको बदलता हुआ राजस्थान दिखाई देगा, एक औद्योगिक विकास के दृष्टिकोण से, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस पॉइंट ऑफ व्यू से। बिल्कुल। और एक आखिर के अंदर सुभाष जी, जैसे कि मैं अभी देख रहा था कि जितने भी यहाँ पर प्रवासी राजस्थानी जो हैं वो भी आत्मीयता के साथ मिल रहे थे, उत्साहित है इस बात को लेकर के कि उनकी माटी ने उन्हें बुलाया है, और कम से कम सरकार याद कर रही है। उम्मीद इस बात को है लेकर के है कि आगे आने वाले दिनों के अंदर ये जो कारवां आप आगे बढ़ा रहे हैं वो वाकई राजस्थान के विकास को एक नए पंख लेकर के आएगा। अभिषेक, चलिए हेमंत, एक तो मैं आपके साथ स्वप्निल था, बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।